स्वागत है आप सभी का। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हजारियस वेस्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, ई वेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। देखिए, ई वेस्ट को हम समझेंगे होता क्या है, देन इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीटी, शायद इसके बारे में हमने पहले बात करी भी है, अगर नहीं करी है तो हम आज के लेक्चर में इसे कवर करेंगे। बायो रेमेडिएशन, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टाइप है इसके। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, देन गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल एंड मिनेमाटा कन्वेंशन। इसके बाद हम आज के लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है आज का जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हजारियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2016 के बारे में। अब इसमें ना पहली बार ऐसा हुआ था कि जो आपके हजारियस वेस्ट है और अदर वेस्ट है उसके बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई थी। देन यहाँ पर एक हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि कैसे हम सबसे पहले कोशिश करें कि हम प्रिवेंट कर सके कि वेस्ट जनरेट ही ना हो। अगर इन केस वेस्ट जनरेट होना ही है तो उस केस में मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे, और जो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, रिसाइकिल करेंगे, रिकवरी करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई जरूरत पड़े तो को प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल। दीज आर द लाइक सीक्वेंस दैट वी विल मूव टुवर्ड्स। मतलब को प्रोसेसिंग मींस कि किसी के साथ जला दिया या कुछ कर दिया, वैसा भी हो सकता है, एंड सेफ डिस्पोजल मींस कि इनकार्नेशन इन ऑल वो जो प्रोसेस है वो सभी हम कोशिश करेंगे फॉलो करने की। देन यहाँ पर एक चीज आप याद रखना कि देयर विल बी अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहां पर मतलब हजारियस वेस्ट की जो डिस्पोजल फैसिलिटीज हैं उन्हें आप बनाना चाहते हैं तो देयर विल बी अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसके लिए आपको हर एक के लिए अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई किसी इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है वेस्ट, कोई किसी इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को हम क्या करें, सिंगल विंडो के थ्रू हम इसे प्रोसेस करें। अगर को प्रोसेसिंग मतलब हो सके तो हम प्रेफरेंस इसी को देंगे, को प्रोसेसिंग को। एंड देन आप अप्रूवल के लिए, जैसे जो को प्रोसेसिंग अप्रूवल है, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वी विल ट्राई कि मतलब जितना हम मतलब कोशिश करेंगे वेस्ट से रिकवरी कर सके एनर्जी की उतना। मींस ऐसा नहीं है कि लाइक हर जो आपका वेस्ट होगा उसमें को प्रोसेसिंग या को फायरिंग वगैरह हो सकेगी, तो जितना हम उससे एनर्जी रिकवर कर सकते हैं दैट इज इट, उसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके एमिशन नॉर्म्स वगैरह के बेसिस पे हम ट्रायल बेसिस पे रन करेंगे, एंड अगर हमें लगा कि भैया इसको यूज कर सकते हैं देन ओनली वी कैन यूज इट, अदरवाइज कहीं ना कहीं उसे हम क्या करेंगे, सेफली डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में भी बात की गई है। देन अप्रूव करेंगे हम प्रोसेसिंग को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल जो कंडक्ट होंगे, उसमें हम देखेंगे नॉर्म्स कितने वायलेट हो रहे हैं, और उस बेसिस पे उस चीज को स्ट्रीमलाइन करके लाइक एमिशन नॉर्म्स वगैरह को हम फिर प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तब को प्रोसेसिंग करेंगे। अगर आप मान लीजिए नॉर्म्स को बहुत ज्यादा वायलेट कर रही है आपकी को प्रोसेसिंग, देन वी विल नॉट अलाउ। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा। देन जो आपका लाइक इंपोर्ट है, जैसे मेटल स्क्रैप हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, या बाकी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह है फॉर रीयूज पर्पस, हम कहीं ना कहीं उन्हें एग्जम्प्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री की परमिशन से, आप उन्हें अभी भी ला सकते हैं। देन जो बेसिक नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बचाने के लिए व्हाट वी डू इज हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेवलप करने की कोशिश करें, जहां पर वेस्ट टाइप को हम इंश्योर करेंगे, और इसे इंश्योर करने के लिए हमारी हेल्प करेगी कौन, एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो ये हमारी हेल्प करेगी, ऑथराइजेशन वगैरह ग्रांट करेगी, क्या बेसिक सेफगार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, ताकि जो वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान लाइक क्या आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, और कितना लाइक बिल्डिंग की हाइट रहनी है, कैसे चिमनी रहेगी, वो सब कुछ कौन बताएगा, आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन ये रिस्पांसिबिलिटी है आपकी लाइक स्टेट गवर्नमेंट की कि इन्होंने इंश्योर करना है कि एनवायरमेंटली साउंड मैनर में हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें। अब इसके लिए ये अलॉट करेंगे कहां पर, इंडस्ट्रियल स्पेसेस में रिसाइक्लिंग प्रोसेसिंग वगैरह आप कर सकते हैं। देन रजिस्टर करेंगे इनके वर्कर्स को सो दैट टाइमली मतलब जो आपके रिसाइक्लिंग प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हैं टाइमली अगर इनकी हेल्थ केयर चेकअप वगैरह करने हो तो हम वो भी कर सकें। देन इनका एक ग्रुप फॉर्म करेंगे सो दैट इंडस्ट्रियल स्किल अप अगर इन्हें करना हो, जैसे मान लीजिए आज की डेट में भी कबाड़ी वाला बहुत सी चीजों को रिसाइकिल करता है, बट अगर हम उन कबाड़ी वालों को स्किल बेटर प्रोवाइड करें तो वो जो वहां पर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। एनवायरमेंटली साउंड तरीके से हम कहीं ना कहीं इस वेस्ट को डंप कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से उन्हें डंप करने की कोशिश करते हैं, जैसे तांबा निकालने के लिए वो प्लास्टिक के ऊपर पीवीसी जो कोटिंग होती है उसे फाड़ कर ऐसे फेंक देते हैं, तो वी वांट कि एक साइंटिफिक मैनर में उसे वो लाइक रिप्रोसेस करें, इससे इंडिया का थोड़ा भला हो जाएगा। देन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि लाइक जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, आपके स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो हजारियस वेस्ट का, चाहे वो रिसाइक्लिंग के लिए हो या रीयूज के लिए, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। मतलब ऐसा है कि वैसे तो प्रोहिबिट ही कर रहे हैं, बट स्टिल अगर कोई ला रहा है कुछ चीजें तो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे कि कैसे हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। बट कुछ चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की गई हैं, जैसे यहाँ पर वेस्ट एडिबल फैट हो गया, एनिमल फैट हो गया, इनको नहीं ला सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हाउस होल्ड वेस्ट हो गया उसे भी नहीं ला सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स वो भी नहीं आएंगे, ठीक है जी, जो मतलब जो खराब वगैरह रखे हैं। देन आप टायर्स वगैरह जो रीयूज पर्पस के लिए ला रहे हैं उन्हें भी अलाउड करेंगे। सॉलिड वेस्ट वगैरह, पेट बॉटल्स, वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल असेंबलीज का है वो भी नहीं अलाउड, और केमिकल्स वगैरह जो सॉल्वेंट के फॉर्म में आते हैं जो लाइक आप ये कह सकते हैं डेंजरस है, वो कहीं ना कहीं अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो वेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे आप ये कह सकते हैं कंसर्न है, तो उनकी लिस्ट को अपडेट किया गया, ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया गया, सो दैट इंडिया भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन हो सके। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि भी आप इंटीग्रेटेड एक प्लान बनाइए, किस तरह से आप लाइक इंप्लीमेंट करेंगे इन प्रोविजंस को, और वो सबमिट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को। इसके अलावा आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्हें कहा गया कि आप एक एनुअल इन्वेंटरी तैयार कीजिए कि कितना वेस्ट आप रिसाइकिल कर रहे हैं, कितना रिकवर कर रहे हैं, कितना को प्रोसेसिंग के दौरान आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और इसे आपको सबमिट करना होगा बाय 30 सितंबर एवरी ईयर। और ये किसको सबमिट करना होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू कर सके जो लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल है, कैसे हम हजारियस वेस्ट को कम कर सकते हैं और कैसे हम उसे बेटर यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। देन यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट आई थी इसमें, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा उससे पहले, देखिए कोई भी कंट्री इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनल डिस्पोजल को, मींस कि हम रिसाइक्लिंग और इसके लिए इन चीजों को अलाउ नहीं करेंगे जहां पर आपके जो वेस्ट है हजारियस हो। क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल जो है उसके लिए परमिशन आपको किससे लेनी होगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सीपीसीबी, पैकेजिंग, लेबलिंग इन सबको देखेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोविजन बनाएगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको वो कहां से मिलेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और स्टेट को रिक्वायर्ड है कि भैया आप फाइनल डिस्पोजल का कहीं ना कहीं कुछ जो खाका तैयार करना है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। देन सॉलिड वेस्ट की एक और आपकी हजारियस वेस्ट की 2019 की एक अमेंडमेंट आई थी, उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें हम इंडिया में बूस्ट करना चाहते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया, तो इस वजह से थोड़ी बात चीजें आप देखना चेंज होंगी यहाँ पे। तो यहाँ आपकी सबसे पहले जो चीज की सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट, इसको प्रोहिबिट कर दिया हमने, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम किसी भी कंट्री से। मतलब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं आप वहां पर लेके जा सकते हैं, ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट है वहां पर लेके जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से सॉलिड वेस्ट इंडिया में नहीं आएगा।
फर्स्ट है। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है कि एक्सपोर्ट सिल्क वेस्ट का जो है उसको एग्जम्पशंस दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप इसे ला सकते हैं। देन इंडिया में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मार्केट को असेंबलीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर हमने कोई डिवाइस, मान लीजिए इंडिया में एक फोन बना, इसे हमने यूरोप में बेचा, अब यूरोप में बेचते हुए इसमें कोई फॉल्ट निकल आया, अब इसको वापस बुलाएगा इसके डिफेक्ट को देखते हुए, तो ऐसी चीजों के लिए विद इन 1 ईयर आप अगर ला रहे हैं इसे वापस, तो आपको परमिशन नहीं लेनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कि भैया मान लो कल को एप्पल का फोन इंडिया में बनने लग गया और एप्पल का फोन खराब हुआ, तो उसको अगर वापस लेके आना है तो यू कैन, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को कहा गया कि भैया आप वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो 1974 का है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का, अब इसके अंदर आपको एग्जम्पशंस दी गई है, आप अपने वेस्ट को क्या कर सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं ऑथराइज्ड यूजर, वेस्ट कलेक्टर और डिस्पोजल फैसिलिटीज को। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है हमारा, मतलब ज्यादातर फोकस उसके ऊपर है। अब ये आपका जो एक्ट है, सॉरी यहाँ पर कुछ प्रोविजन ना आपके वाटर एक्ट के हैं, वाटर एक्ट को ही देख लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है तो लेट्स हैव अ लुक अपॉन दैट। तो जब हमने पार्टिसिपेट किया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद 1972 की कॉन्फ्रेंस के बाद इमीडिएटली आने के बाद हमने गठन किया 1974 का वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट को। अब यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम प्रिजर्व कर सके, कहीं ना कहीं कंजर्व कर सके अर्थ के रिसोर्सेज को। ये हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में बात की थी, और एयर क्वालिटी और प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात की थी, तो इसके बाद हमने वाटर एक्ट लिया। अब यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। इस सेम ऑर्गेनाइजेशन को पावर है एयर एक्ट के अंदर भी, और एयर एक्ट के अंदर आपका नॉइस एक्ट भी आता है। कहीं ना कहीं हमने सब कुछ पढ़ा था। अब इसका एम क्या है, मेंटेन करना और रिस्टोर करना होलसमनेस ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज, मींस जो आपके एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से आप बेटर मैनेज कर सकते हैं, संभाल के जो रख सकते हैं, इसके ऊपर इनका फोकस है। अब यहाँ पर इस एक्ट में एक और चीज के बारे में बात की गई है, दैट इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जो कि लाइक आपके स्टैंडर्ड्स बनाएगा फैक्ट्रीज के लिए। अगर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती फैक्ट्री, तो आगे चलकर 1981 की अमेंडमेंट में हमने देखा था उन्हें बैन भी किया जा सकता है। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको फंक्शन दिया गया कि वो पॉलिसी बनाएगा एंड कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज विद डिफरेंट बोर्ड्स, जो स्टेट्स के बोर्ड्स जैसे दिल्ली का अलग होगा, आपका हरियाणा का अलग, उनके साथ मिलकर काम करेगा। देन लास्ट इज ये एक्ट एसपीसीबीज और सीपीसीबीज को कहता है कि भैया आपके पास पावर है, आप टेस्ट कर सकते हैं इक्विपमेंट्स और एनालाइज कर सकते हैं चीजों को कि लाइक किस तरह के वेस्ट एमिशन या किस तरह का पोल्यूशन एमिशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ई वेस्ट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है। देखिए जब आपके प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे आप पहुंच चुके हैं, मींस ऐसा हो गया कि आप इसका और यूजेस पॉसिबल नहीं है, वेदर इट कैन बी फ्रॉम लाइक योर कंप्यूटर चिप, इट कैन बी योर मोबाइल फोन, और कोई आपका घर में जो छोटा मोटा कैलकुलेटर वो सभी इसी में आते हैं। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इक्विपमेंट यूज होते हैं, होम में अप्लायंसेस यूज होते हैं, आपके ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स जो हो गए, और जो इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, वो सभी जैसे आपका लाइक हो गया यूएसबीज एंड लाइक डाटा केबल्स एंड ऑल, ये सभी आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट में आ जाते हैं। यूएसबी तो नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रिकल वेस्ट में आएगा, बट स्टिल बाकी आप चीजों को देख सकते हैं जो ई वेस्ट कैटेगरी में आती है। अब प्रॉब्लम ई वेस्ट नहीं है, आप एक चीज समझिए कि अगर इसे हम प्रॉपर मैनर में सेफली स्टोर करें तो प्रॉब्लम ई वेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम है जब ये हजारियस तरीके से स्टोर की जाती है, बिकॉज अगर ये ढंग से स्टोर नहीं करी जाएंगी तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। कहीं ना कहीं वो जो प्रिमिटिव मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए, इसको रिसाइकिल करने के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। अब जैसे पीवीसी है, आप पीवीसी को बर्न करके उसमें से मेटल निकालेंगे, तो बट ऑब्वियस है वो पीवीसी जो है आपका लाइक कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, पीसीबीज भी ऐसी पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो हमें कुछ नया साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए। तो प्रॉब्लम कब आती है, इनके स्टोरेज में आती है, रिसाइक्लिंग में आती है और ट्रांसपोर्टेशन में। अगर हम इन तीन पड़ाव पे ढंग से वर्क कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो ई वेस्ट की प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो सकती है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 2014 में लगभग 17 लाख टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था। अभी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है ये वेस्ट। आप इसको समझिए कि लाइक अगर हम बात करें कि नॉन कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज इन्वेंटरी अगर बनाएं तो उसमें मुंबई सबसे ऊपर आता है इसमें, फिर उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बहुत सी सिटीज आती हैं। लगभग ये 65 सिटीज हैं जिसके अंदर ये वेस्ट जनरेट होता है, और ये 65 सिटीज लगभग 60% वेस्ट को जनरेट कर रही है भारत के अंदर। और ये जो वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है 17 लाख टन, ये कहीं ना कहीं अनऑथराइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो मैन पावर है उनके पास रिस्पेक्टिव स्किल्स नहीं है, प्रिमिटिव टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हथौड़ा मारा उसमें से मेटल निकाल लिया, ये वो वगैरह, ये चीजें गलत है और यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्या चीजें आ जाती हैं जहां से ये वेस्ट जनरेट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का आपको चाहे कोई माउस है, कोई आपका कीबोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन्स, ऑडियो वीडियो टेप्स, टेलीविजन, स्कैनर, कॉपियर, कैमरा, सभी इसमें आ जाते हैं। अब इसके जो सोर्स एंड इफेक्ट है इसके ऊपर हम फोकस करें तो हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि 14 लाख टन तो 2014 में था, 17 लाख टन सॉरी, अब बढ़कर ये वेस्ट 30 लाख टन हो चुका है। अभी भी मुंबई सबसे बड़ा पोल्यूटर है यहाँ पे। एंड यहाँ पर आपको याद रखना कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट आई थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि भैया बाय 2030 ऑलमोस्ट ये वेस्ट 30% तक और इंक्रीज हो जाएगा। एंड 2019 में अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड 53.6 मिलियन टन हमने ये वेस्ट जनरेट किया है, लगभग 21 गुना ज्यादा 5 साल पहले से। हाईएस्ट ये वेस्ट जनरेट होता है आपका एशिया में, इसके बाद आपका अमेरिका और यूरोप आता है। थोड़े छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और ये अगर हम बात करें टोटल जो आपके जो भी वेस्ट है इसमें लगभग $57 बिलियन का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम इस्तेमाल होता है। अगर इन्हें रिकवर किया जाए तो इनकी इकोनॉमी का सुधार हो सकता है, अगर साइंटिफिक मैनर में कहीं ना कहीं किया जाए तो दैट इज देयर। अगर हम बात करें इंडिया की तरह कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा लाइक वेस्ट ऐसा जनरेट करता है, तो दैट इज चाइना। चाइना में भी ये इन्फॉर्मल सेक्टर है जहां पर से लाइक हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपको ना लाइक मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें तो नहीं है बट लाइक एक लिस्ट या एक चार्ट आपको आपकी बुकलेट में मिलेगा, आपने बुकलेट खोलनी है, वहां पर अलग अलग आपको मिनरल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे लेड के बारे में बताया जाएगा, जैसे आपको मरकरी के बारे में बताया जाएगा, ऐसे अलग अलग मिनरल्स की आपकी एक लिस्ट बनी है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है उसको, मिनिमाटा एंड ऑल डिजीज वगैरह को, बट फिर भी आप उसे एक बार देख लेना किसी क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है। अगर हम बात करें कि जो चीज आपकी न्यूज में रहेगी उनको पढ़ना बेटर रहेगा रादर देन सभी उन मटेरियल्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, उससे सिर्फ बल्क इकट्ठा होगा और कुछ भी नहीं। तो आप बुकलेट में से एक बार उसे चेक कर लेना। नाउ लेट अस कम टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में थोड़ा बात देख लेते हैं। देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल वैसे तो कहीं ना कहीं 2011 में आए थे, उसे हमने अमेंड किया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के बारे में। अब व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी मींस अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो आपको उसको कलेक्ट करने की भी कोशिश करनी होगी। एंड ये सबसे पहले बात हुई थी 2011 में। अब यहाँ पर इसे रिप्लेस किया गया है 2011 के रूल को 2016 से, तो वी विल लुक इनटू द 2016 रूल। अब यहाँ पर जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, रिफर्बिशर्स हैं, प्रोड्यूसर रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें एज एडिशनल स्टेकहोल्डर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पर रूल में हमने एक्सटेंड किया है कंपोनेंट्स को भी, कंज्यूमेबल्स को भी, स्पेयर पार्ट्स को भी,
ट्रिपल ई के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर उस कैटेगरी में रखा गया। CFL जो आप घरों में यूज करते हैं वो मर्करी कंटेन करती है, तो इस वजह से इसे भी हमने इस प्रीव्यू के अंडर लेके आए हैं। कलेक्शन मैकेनिज्म में हमने कहा कि भैया आप क्या कर सकते हैं, कलेक्शन सेंटर्स खोल लो, कलेक्शन पॉइंट्स ले लो, टेक बैक सिस्टम लेके आइए, जहां से लाइक हम इंश्योर कर सके एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को। क्योंकि ये जो आपके जैसे मोबाइल फोन्स हैं, आप देखते हैं कि जो नोकिया वगैरह है या कई सैमसंग जैसी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया कि अगर आपका चार्जर खराब हो गया तो आप वहां पर जाकर ड्रॉप बॉक्स में से डाल सकते हैं। तो वैसे सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने मान लीजिए एक सिस्टम लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक डेल का सिस्टम लिया, डेल वालों को कहा गया कि भैया आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी में इसको डालिए। अब क्या किया जाएगा कि जब मान लीजिए इसकी एंड ऑफ लाइफ अटेन हो चुकी है, तो ये क्या करेंगे कि मेरे को एक्सचेंज बोनस के नाम पे ये कहेंगे कि भैया आप अपना पुराना डेल का लैपटॉप लाओ और अब मेरे से नया ले जाओ। इसमें आपको थोड़ा बहुत कैश डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, तो इससे भी वेस्ट कम जनरेट होगा, बिकॉज़ ये कंपनीज उसमें से कंपोनेंट निकाल के ठीक कंपोनेंट उन्हें रिसाइकल आराम से कर सकती है। देन ऑप्शन दिया गया कि भैया आप बहुत सारी कंपनीज हो तो आप प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, इकट्ठा होकर बहुत सारे लोग। अब इसमें ई वेस्ट एक्सचेंज हो सकता है, ई रिटेलर्स भी आ सकते हैं, और डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो मैं आपको भी कह रहा था, वो चीजें ये सभी मिलकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये एक एडिशनल चैनल है जहां पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके इंप्लीमेंट कर रही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को। पैन इंडिया अगर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी की ऑथराइजेशन चाहिए तो आप इसके पास जाएंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। अगर मान लीजिए आपको एक स्टेट वाइज चाहिए, स्टेट में चाहिए तो स्टेट दे देगी। देन मतलब ऐसा है कि जो बड़ी पैन इंडिया काम कर रही कंपनी जैसे डेल हो गया, कोई बड़ी कंपनी है, उसके लिए प्रोविजन है। वेराज स्टेट वाइज को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, वो बहुत कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत डिले करवाता था, तो इस वजह से अब हमने उसे क्या कर दिया, कम कर दिया। नाउ अगर कोई पैन इंडिया काम करना चाहता है दैट ही एंड शी कैन डू, और वहां पर एक ही परमिशन लेने की जरूरत है, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्रोसेस को। अब कलेक्शन की बात करें तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के अंदर में कहा गया कि भैया इसको लॉन्च होने के 2 साल के अंदर अंदर अपने 30% वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कहीं ना कहीं वापस लेके आना है। वेट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। देन थर्ड ईयर में 40, देन 50, सिक्स्थ और फिफ्थ ईयर में, एंड फिफ्थ सिक्स्थ ईयर में, एंड सेवंथ ईयर ऑनवर्ड हम 70% तक लेके आएंगे। अब यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया हम इनको एक टारगेट दे रहे हैं जो कंपनीज हैं, सो दैट इंडिया में वेस्ट जनरेशन को ढंग से हम मैनेज कर सकें। देन डिपॉजिट रिफंड स्कीम्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि एडिशनल आप कह सकते हैं कि पैसे ले लो स्टार्टिंग में और इसको रिफंड करेंगे तब जब आप एक्सचेंज के लिए आएंगे, या आप ये करेंगे कि इसको वापस डिपॉजिट करेंगे। इसके ऊपर जो आप डिपॉजिट करें, मान लीजिए 2000 के लिए डेल में, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट भी पे होगा। अगर वो पैसा भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लो मैंने 10 साल यूज किया लैपटॉप, तो 10 साल बाद भी जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस कंपनी द्वारा। तो दैट इज द पॉलिसी। देन ई एक्सचेंज, वेस्ट एक्सचेंज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज वगैरह ऑफर करने की बात की गई है। ई वेस्ट जनरेटेड जहाँ पर जनरेट होता है वहाँ से सेल एंड परचेज वगैरह हो सकती है। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाली गई कि भैया आप कलेक्ट कीजिए ई वेस्ट को जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान है, उसे रिसाइकल कीजिए, डिस्पोज ऑफ कीजिए ऑथराइज मैनर में, जैसा कि आपको एसपीसीबीज निकाले। अब इसके लिए ऑथराइजेशन किस तरह एसपीसीबी से तभी वो बताएंगे कि किस तरह से आप इस वेस्ट को कहीं ना कहीं चैनलाइज कर सकते हैं। ई वेस्ट के भी टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे रिवाइज टारगेट कर दिए गए अभी 2018 में, इसमें भी अमेंडमेंट लेके आए थे। अब हमने कहा कि 2017-18 में आप 10% कर लो और आप इंक्रीज कीजिए 10% अंटिल 2023। अब 2023 ऑनवर्ड आपने 70% करना, क्योंकि एकदम से 30% वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसे रिवाइज किया गया। अब यहाँ पर ये कहा गया कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के अंदर मान लो किसी कंपनी ने कुछ कलेक्शन वगैरह की है, तो वो कलेक्शन वगैरह आप इसके अकॉर्डिंगली रिवाइज कीजिए। देन यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया आपके ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स को फॉर न्यू प्रोड्यूसर। अब न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए क्या कहा गया कि भैया मान लीजिए आप एक फोन बनाते हैं, आपके फोन की जो एवरेज लाइफ है वो आपके लाइक ऑपरेशन कॉस्ट लाइक ऑपरेशन डे से कम है, तो यहाँ पर आपके लिए अलग से टारगेट होंगे। अब मैं इसको कैसे समझाना चाहूँ, जैसे मैंने एक फोन बनाया जिसका नाम था XYZ। अब ये XYZ फोन मान लीजिए 5 साल की इसकी लाइफ है, बट मेरी कंपनी की जो लाइफ है मतलब वो मेरी कंपनी ही खत्म होगी 2 सालों में, तो मेरे लिए टारगेट थोड़े न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए थोड़े अलग रहेंगे। देन प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि भैया आप अप्लाई कीजिए सीपीसीबीज के पास, रजिस्टर कीजिए और लाइक जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो वहां से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट की जाएगी। अब आपकी प्रोविजन ये कहता है कि जो हजार्डियस वेस्ट है, मान लीजिए हम इसको कम करना चाहते हैं तो इसके लिए टेस्टिंग और सैंपलिंग करनी होगी। अब सैंपल्स वगैरह कलेक्ट वगैरह करेंगे और मान लीजिए अगर आप विद इन लिमिट हुए तो इस टेस्ट की कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, वो गवर्नमेंट पे करेगी। अगर मान लो गलती से आपके पास जो टेस्ट आया, रिजल्ट आया, उसमें आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो इस टेस्ट की जो आपकी कॉस्ट है वो आप बेयर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनजीटी। एनजीटी 2010 में आपका जो एक्ट आया था उसके अंडर बनी थी। अब इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल और लाइक आपकी जो भी केसेस एनवायरमेंट से रिलेटेड उन सभी पे ये बेसिकली फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पर आपकी जो प्रोसीजर है कोर्ट के वो फॉलो नहीं होते, यहाँ पर कोशिश की जाती है कि सिंप्लीफाई करके हम जजमेंट्स वगैरह जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं उनके डिलीवर करें, क्योंकि हमें 6 महीने के अंदर इफेक्टिवली इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है ताकि हम बर्डन कम कर सकें हायर कोर्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पर इनका डिसीजन बाइंडिंग है, आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विद इन 90 डेज। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास प्रोविजन है, आप एनवायरमेंटल लॉज को गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं कंजर्व करेंगे, रिलीफ कंपनसेशन वगैरह जो भी दिलाना आप दिला सकते हैं। इसके जो प्रिंसिपल बेंचेस हैं दैट इज इन पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी जगह आपके इनके बेंच है। जो चेयरपर्सन है जो इसका लाइक एनजीटी का, हमेशा याद रखना कि वो रिटायर्ड जज होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर जो भी बेंचेस होंगे उसमें एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एक्सपर्ट मेंबर होगा। तो इन टोटल जितने भी जजेस होंगे उसमें से 50% कहाँ के होंगे, आपके जुडिशियल पार्ट के होंगे, एंड 50% कहाँ से होंगे, एक्सपर्ट पार्ट से। अब ये कौन-कौन से लॉ से डील करता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना वाटर एक्ट 1974, इसके अलावा वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट आपका 1981, देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट 1991, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये डील नहीं करता है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से। वैसे तो अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें तो आपकी डीपीएसवी में 48 क्लास ए जो प्रोविजन है जहां पर एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात की गई है वहां से डील करते हैं, जहां पर स्टेट के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है दैट दे कैन मेक सर्टेन प्रोविजन जिससे वो कहीं ना कहीं रोके पोल्यूशन को। पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि मैंने टॉपिक पहले आपको कराया हुआ था एनजीटी वाला, बट स्टिल एक बार रिवाइज हो गया, ज्यादा हमने टाइम नहीं लिया, 1-2 मिनट लिया। देन बायो रेमेडिएशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज कंटामिनेटेड वेस्ट। कहीं ना कहीं आपका जैसे मान लीजिए एक वेस्ट है और इसके अंदर में कोई बैक्टीरिया कुछ लाइक फंगस वगैरह छोड़ दूं जिससे इसके अंदर जो आपके हेवी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं उसको हम रोक सकें, तो इसी को कहते हैं बायो रेमेडिएशन। अब जनरली ये हेवी मिनरल्स के लिए किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेवी मिनरल्स के सोर्सेस क्या होते हैं। अब हेवी मिनरल्स जो आपको सॉइल वगैरह में देखने को वैसे मिलते हैं, तो ये मेजरली आपके मेटल स्मेल्टिंग के कारण हो सकते हैं, जैसे आप आयरन की स्मेल्टिंग कर रहे हैं, कॉपर की कर रहे हैं, वहां से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज वगैरह जो होते हैं वहां से, कोल प्लांट से आ सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को जब आप बर्न करते हैं वहां से आ सकते हैं। तो हम इन्हीं सभी तरह के कहीं ना कहीं हेवी मिनरल टॉक्सिक को कम करना चाहते हैं। जैसे लेड की बात करें तो ये आपको पेंट में, कॉस्मेटिक में, बैटरीज में, ग्लासेस में, टॉयज में, इन सभी में मिलता है। यूएनईपी के अकॉर्डिंगली हमने लेडेड पेट्रोल जो है इसे फेज आउट कर दिया वर्ल्ड से 2021 में। इंडिया ने इसे फेज आउट हालांकि इसे 21 साल पहले ही कर दिया था। अब इससे अल्जाइमर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हमें लाइक रोकने की जरूरत है। देन मर्करी की बात करें तो मिनीमाटा डिजीज हो सकती है। अब मिनीमाटा आपका एक एरिया था जहां पर लाइक मिथाइल मर्करी आपके कहीं ना कहीं ओशन के अंदर सिंक कर गई थी, जापान वाला एरिया था, तो वहां से डिजीज आई थी, तो इसलिए इसका नाम मिनीमाटा रखा गया। तो आपको इसके बारे में याद रखना कि मर्करी से मिनीमाटा होता है। आर्सेनिक अगर हम बात करें तो ये कॉपर और आयरन, सिल्वर, ये यहाँ की इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं आप एसोसिएट कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से।
साथ के साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये फर्टिलाइजर प्लांट्स वगैरह से भी रिलीज हो सकता है। अब मेलोनिसिस करके एक बीमारी होती है, आप सर्च कर लेना, मेलोनिसिस करके एक बीमारी होती है, ये बेसिकली आपके इस लाइक आर्सेनिक के कारण हो सकती है। देन कैडमियम मेटलर्जिकल प्रोसेस जो भी होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो भी होते हैं, उनमें से रिलीज होती है। इससे हाइपरटेंशन, लीवर की कुछ बीमारियां, इटाई करके कुछ बीमारियां जो जापान में देखने को मिलती है 1965 के अराउंड, वो सभी बीमारियां होती है। तो ये हैवी मिनरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अमूमन आप इन्हें न्यूज़ में सुनते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर इसी तरह के मिनरल्स को कहीं ना कहीं क्या करना है, रेमेडी करनी है उनकी। तो दो तरह से कर सकते हो, एक है इन सिटू, जहां पर आपको ये मिल रहे हैं, आप वहीं पर इनको लाइक क्या कर रहे हो, रेमेडिएशन कर रहे हो। देन एक्स सिटू, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप इसे कहीं और ले जाकर क्या कर रहे हो, रेमेडियाइज कर रहे हो। बायो रेमेडिएशन, बायो मींस लिविंग, रेमेडिएशन मतलब हल। तो यहाँ पर हम इन सिटू मींस उसकी ऑन साइट क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो वहां पर न्यूट्रिएंट वगैरह एक्स्ट्रा है उनको खत्म करने की कोशिश करें, कंटामिनेशन को कम करने की कोशिश करें एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसमें बायो स्पार्किंग करके आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें एयर एंड न्यूट्रिएंट को हम इंजेक्ट करते हैं जितना हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सैचुरेटेड जोन क्रिएट करेंगे इंजेक्ट करके, और इससे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जितना भी है, जैसे केले के छिलके वगैरह ये सब। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन ज्यादा डालूंगा, ऑक्सीजन जितना ज्यादा डालूंगा तो उतना ज्यादा ये डिकम्पोज होते जाएंगे। हमारी बॉडी का भी डिकम्पोजिशन का रीजन क्या है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो बॉडी प्रिजर्व हो सकती है। तो सेम यहाँ पर अगर आप एयर डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इंक्रीज करें, न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तो वो अटैक करेंगे अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स को, और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इंडिजिनसली बिल्ड होंगे तो इससे हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर जो कंटामिनेशन देखने को मिल रही है उसे हम कम कर देंगे। देन फाइटो रेमेडिएशन, कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं जो लाइक कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं, तो हम उन प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे रिवर्स के आसपास आप वेटलैंड्स डेवलप कीजिए, वेटलैंड्स डेवलप करेंगे तो वहां पर फाइटो रेमेडिएशन ही तो कर रहे हैं, एक बफर की तरह वो काम करेंगे। बायो वेंटिंग, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप हवा ब्लो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, सो दैट सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो। अब सॉइल के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगी, और इससे आपका जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपके लाइक ऑक्सीजन सेंसिटिव केमिकल्स या मेटल्स हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देन बायो लीचिंग, अब यहाँ पर आप मेटल को रिमूव करते हैं सॉइल से बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश बॉर्न है, इसको आप यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि हैवी मेटल्स वगैरह जो भी है जैसे लेड और कैडमियम, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं कहां से, अपनी सॉइल के अंदर से। अब सेम अगर हम कंपोस्टिंग की बात करें, कंपोस्टिंग नेचुरल डिके है किसी भी आपके वेस्ट का, तो कंपोस्टिंग के बारे में हम मोर और लेस पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसको नहीं देखते हैं। बायो आर्गुमेंटेशन, अब ऐड करें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया था, तो वैसे ही आप माइक्रो या ऑर्गेनिजम्स को बाहर से लाके वेस्ट के अंदर डाल रहे हैं, सो दैट उसको डीकंटामिनेट कर सके, उस एरिया को साफ कर सके। देन ऑयल ज़ैपर के बारे में भी सुना होगा, वो भी इसी तरह का कुछ। देन बायो स्टिमुलेशन, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, माइक्रोब्स के डिजाइन को यूज कर रहे हैं, जहां पर हम क्या करें कि लाइक माइक्रोब्स को स्टिमुलेट करें जिससे हम उसका कंटामिनेशन को रिमूव कर सकें। एंड ऑयल ज़ैपर आपका अगर हम बात करें, ये भी एक बैक्टीरिया का कॉकटेल है जिससे हम हाइड्रोकार्बन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं आपकी सॉइल के अंदर उनको कहीं ना कहीं रिमूव करते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या है, पहली चीज तो आप ये समझिए कि ऑन साइट आप इन चीजों को रिमूव कर रहे हैं तो आपको जो कॉस्ट है वो कम होगी, साथ के साथ इफेक्टिव है ना, एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बट प्रॉब्लम इनके साथ सिर्फ एक है कि ये बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उन्हीं के ऊपर इफेक्टिव है, बाकियों के ऊपर नहीं। और साथ के साथ ये टाइम बहुत लगाते हैं, एरिया भी बहुत चाहिए इनको, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट अस कम टू दी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अगर बात कीजिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, अगर पहले करवा दिया हो तो भी, अगर नहीं करवाया तो भी याद रखना इस साल इसके 50 साल कंप्लीट हुए थे, मतलब 2022 में, और हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बने आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए या इस साल के मेंस में भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसका क्या आपका आउटकम रहा इस कॉन्फ्रेंस का उसको समझने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, और ये कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को क्या कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे इस साल स्टॉकहोम +50 आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बारे में भी थोड़ा आप न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेना, बिकॉज अभी वो हुई नहीं है, जब होगी तब आपको अपडेट करनी पड़ेगी। देन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 की कॉन्फ्रेंस है, इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, और इसके बाद शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल लॉज की। यहाँ पर से निकल के आती है आपकी डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और जो आपके प्रिंसिपल सेट करता है वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज की कैसे मैनेजमेंट करनी है, पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है, और कैसे ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को ठीक करना है, एंड ह्यूमन लाइक एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ के साथ लेके चलना है। तो यहाँ पर आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में आपको इतना ही पता होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज को लाने का सबसे पहला काम इसी ने किया था, क्योंकि इससे पहले हमें पता लग रहा था कि लाइक एयर जो पोल्यूट हो रही है वो बहुत सीवियरली हो रही है, क्योंकि कई एरियाज में हमने इन चीजों को नोट डाउन किया। देन हमें पता लगा वाटर भी इसी हिसाब से पोल्यूट हो रहा है, तो ये एक कंट्री में नहीं हो रहा, हर कंट्री में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक जॉइंट एफर्ट की जरूरत थी, तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस को हमने अरेंज किया। बट ऑल्दो इसका इफेक्टिवनेस बहुत कम है, बिकॉज इससे कोई आपकी ऐसा लाइक एयर पोल्यूशन के लिए कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं निकल के आया, या वाटर पोल्यूशन के लिए कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं निकल के आया। ऑल्दो हमने कुछ चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क किया है, बट अभी भी जरूरत है कि जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सबके लिए भी हम कुछ ना कुछ बुनियादी रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बनाएं, सो दैट हम प्रमोट कर सके एक स्टैंडर्ड रिजीम, कहीं ना कहीं एक लॉ बेस्ड रिजीम, जिससे हम गवर्न करें कि कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर हम फोकस करें, कौन सी के ऊपर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए और यूरोपियन इंडस्ट्रीज की बात करें तो यूरोपियन इंडस्ट्रीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट। तो अगर आप यूरोपियन कंपनीज के मेक किसी चीज को या उपकरण को यूज करते हैं, दैट विल इंपैक्ट एनवायरमेंट लेसर। बट सेम टाइम आप यूएसए में बनी किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि यूएसए में एनवायरमेंटल लॉस की धज्जियां उड़ाई जाती है, वो किसी भी लॉ को नहीं मानते, उनका सिर्फ एक मकसद है कैपिटलिज्म, दैट इज की ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करें। अब इससे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं। तो कहीं ना कहीं हम यूएसए जैसे कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्रीज में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म को डेवलप कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस +50 में, बिकॉज वी हैव ओनली वन प्लैनेट टू लिव, एंड इफ वी कैन नॉट कंजर्व दैट देन लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो इस चीज के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब इससे एक शाम पहले ही आपकी एक यूएन की एजेंसी बनती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और यूएन एनवायरमेंट भी कहा जाता है। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है यूएन की सभी एक्टिविटीज जो रिलेट करते हैं एनवायरमेंटल मैटर से। ये कहीं ना कहीं असिस्ट करता है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को कि भैया आप कैसे अच्छी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी कंट्रीज में, सो दैट आपकी कंट्री के अंदर किसी भी तरह की कोई एनवायरमेंटल इश्यूज हो आप उसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। अब ये जो है मैंने आपको कहा कि यूएन ईपी का बना था एक दिन पहले जब आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ओवरऑल इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि यूएन एजेंसीज की जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आप उनको सभी को एड्रेस करने की कोशिश करेगा, इसको ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके मैटर होंगे वो यही देखेगा, एंड इनके लिए सेक्रेटरी प्रोविजंस वगैरह कुछ भी आप ये कह सकते हैं कि लाइक इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट यानी यूएन ईपी ही हैंडल करता है। अब इसके साथ साथ ये कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर करता है, जैसे एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग कोई भी आपका चीज है उसको हैंडल करेगा, मरीन लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ, इन सभी इकोसिस्टम को हैंडल करेगा, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ग्रीन इकोनॉमी, सभी चीजों को हैंडल करता है। अब इसने आगे चलकर डब्ल्यूएमओ के साथ मिलकर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आईपीसीसी का गठन किया था 1988 में, जिसको हम हो सकता है आने वाले एक दो लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है और ये काफी सारी सक्सेस को रजिस्टर कर चुका है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सक्सेस में इन्हीं का हाथ है, देन मिनीमाटा कन्वेंशन की सक्सेस में इन्हीं का हाथ है। मिनीमाटा कन्वेंशन आज हम देख लेंगे 2012 में आया था, एंड 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसके बारे में हम 2 दिन 3 दिन बाद बात करेंगे, बिकॉज
बिकॉज कल के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और उसके बाद हम ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन लास्टली हम जाएंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो अभी भी 9 लेक्चर्स हैं, तो लगभग एक लेक्चर आपके इन दोनों के लगेंगे, 7 लेक्चर आपके इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लगेंगे। अब इसके अलावा इसने यूएनईपी ने इसको वेरियस प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी बनाई है, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। ये मल्टीलेटरल फंड वगैरह जो भी होंगे उनको इंप्लीमेंट करता है, और इसके अंडर बहुत से प्रोटोकॉल आते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसके अंडर कौन से आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं, बिकॉज GEF के बारे में हम बात करेंगे कुछ दिन बाद, जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर इसका सृजन होता है, एक्चुअल में वहां से ये चीज निकल के आती है। नाउ गुडन्सबर्ग प्रोटोकॉल 1999 के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके जो एसिडिफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, या ग्राउंड लेवल ओजोन है, उनको हैंडल करता है। अब इस प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं लाने के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ये रिस्पॉन्सिबल है। ये काफी सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर रहा है, जैसे एसिडिफिकेशन को, यूट्रोफिकेशन को, और ग्राउंड लेवल ओजोन को। यहाँ पर एमिशन टारगेट्स वगैरह की सीलिंग वगैरह रखी गई है, जैसे 2010 से 20 के बीच में 4 पोल्यूटेंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, कि आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनिया। हम इनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे, इनकी एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट आपका कन्वेंशन आ गया मिनेमाटा कन्वेंशन, यूएन ट्रीटी है। ये ग्लोबल ट्रीटी है जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं लिंक करती है, जो कि मरकरी से जनरेट होते हैं ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम। जो 5th सेशन था आपका इसका इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था, वहां से ये आया था, एंड इसको इन्फोर्स किया गया था 2017 में। अब यहाँ पर हम कोशिश ये करें कि जो मरकरी का रिलीज है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकें, और इसकी स्टोरेज और डिस्पोजल का जो मेथड है उसको बेटर कर सकें। अब जैसे आपको पता होगा, पहले कहीं ना कहीं जो आपके थर्मामीटर आते थे वो मरकरी वाले आते थे। अब वी वांट कि वो मरकरी वाला थर्मामीटर ना आए, तो गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश की है। आज की डेट में अगर आप थर्मामीटर देखेंगे तो वो डिजिटल हो चुके हैं, और वो डिजिटल होने का कारण यही है कि हम मरकरी के यूजेस को कम करना चाहते हैं, बिकॉज मरकरी को स्टोर करना और हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफी हैवी है मरकरी। तो किसी भी चीज में आप अगर इसे स्टोर करते हैं तो वो छेद करके निकल सकती है। नाउ लेट अस कम टू दी पार्ट जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अब यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। दूसरी स्टेटमेंट है जो ये CCAC है, फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि कभी भी आपके पास इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर बेस्ड रहेगा ये। तो वैसे तो इसका आंसर बी है, जो आपका G20 है इसका नहीं, बल्कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बिजनेस, आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन वगैरह सभी ने मिलकर आकर इसे बनाया, तो दैट इज देयर। तो इस वजह से पहला पार्ट आपका गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक रहेगी यहाँ पे। देन कम्स योर सेकंड क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम what is or are advantage or advantages of bioremediation technique? अभी हमने पढ़ा, it is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occur naturally. तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट ठीक होगी, तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। Any contamination with heavy metal such as cadmium lead can readily and completely treated with bioremediation process. अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट थोड़ा डाउट क्रिएट करती है। लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग। यहां पर आपको कहा गया है कि भैया जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आपका जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने कहा कि कंप्लीटली ट्रीट कर रहे हैं, तो कंप्लीटली ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहां पर डाउट होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इसको यहां पर चेंज कर लेना, सी ऑप्शन है। देन in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the air quality index? Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, methane. अब यहां पर आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको हर बार कहा कि एक चीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो कौन सी चीज है? वो चीज है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज सच पोल्यूटेंट के तौर पे नहीं काउंट करते, ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काउंट करते हैं। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आप गलत कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका सही आंसर आ सकता है। जिस वजह से मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आप एक्सेप्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, जो कॉमन गैस है उसमें क्या एक्सेप्शन था, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो सकते हैं। देन कम्स योर फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अब स्मेल्टिंग हो रही है यहाँ पे, आपको पता होगा जो फॉर्मूला होता है कुछ FeSO4 होता है, सल्फर आपका इसमें यूज होता ही होता है, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का निकलने का तो बनता है।
देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी भी आपके शायद देखने को मिल जाए, डाउट रह सकता है आपको, क्योंकि देखिए आप स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल होता ही होता है, तो कार्बन इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज होंगे। अब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है, दैट इज आपको यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन रिलीज होता है जब आप कहीं ना कहीं कोल को या कोक को बर्न करते हैं, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो बिकॉज स्टील इंडस्ट्री में आपका कोल यूज होता है, उस वजह से यहां पर नाइट्रोजन जनरेट हो रहा है, अदरवाइज शायद ना होता। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। देन एसिड रेन के ऊपर अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइक कहां पर है ये, दिस इज द क्वेश्चन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर एक्सप्लेन करने की आई गेस रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। देन फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पैन, ये आपका पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पैन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एट लो टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका लाइक दिस O3 एंड CO। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और O3 तो हमें चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ये और ये। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको कभी भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको शायद पैन के बारे में पढ़ाया, तो आंसर आपका ये होगा। बट एक और चीज जिससे आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस। इवनिंग में सनलाइट इतनी नहीं होगी, तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते, यहां तक भी पहुंच गए होते 50-50 तक, तो भी आंसर सॉल्व हो सकता था, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। नाउ लेट अस कम टू दी आर्सेनिका, सॉर्ब्यूटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। अब यूरेनियम तो आपको देखने को मिल ही सकता है, तो इसको तो आप टिक लगा ही लीजिए। पांचवा कहां गिवन है, चलो एक स्टेटमेंट खत्म होगी। आर्सेनिका भी हमें देखने को मिल रहा है, तो आपकी दूसरी एक स्टेटमेंट और खत्म होगी। फॉर्मेल्डिहाइड भी आपको देखने को मिलता है, बिकॉज इसका भी इस्तेमाल हम लाइक फिशिंग को कंजर्व करने में करते हैं। रिसेंटली इसका भी आर्टिकल एक पब्लिश हुआ था तमिलनाडु की केस स्टडी में, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कंफर्म कर लेना, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं क्रिएट, मतलब कहीं फिशिंग इंडस्ट्री को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है और ओशंस में जनरली ये चीज यूज हो रही है, तो देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, यूपीएससी के आंसर की में देखना और कहीं नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 8 की। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली वाइल्ड हैबिटेट, ये आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय गैस इनको हैबिटेट राइट दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड करती है ये हैबिटेट के बारे में, जहां पर आपके प्रिमिटिव वगैरह ट्राइब्स वगैरह रहते हैं। अब ट्राइब्स की बात हो रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बार बार कहा कि इसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती रहती है। आप सोशल जस्टिस की वीडियो देखना, वहां पर मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया है। तो यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री आएगी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एनजीटी के बारे में ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर लाइक पूछा गया कि ये कैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डिफरेंट है। एनजीटी एस्टैब्लिश किया गया था एक्ट के द्वारा, वेयर एससीपीसीबी आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो ये तो गलत हो गया, पहले स्टेटमेंट गलत, तो ये ऑप्शन चलेगी। एनजीटी आपको एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है एंड हेल्प करता है लिटिगेशन को कम करने में, वेयरएज सीपीसीबीस की अगर बात करें, ये क्लीननेस वगैरह को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करता है, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, if species of tortoise is declared protected under Schedule 1, अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का यहाँ पर क्यों आया मेरे को वो तो नहीं पता, बट फिर भी चलो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक आ गया कि अगर वो शेड्यूल 1 में आया तो इसका क्या मतलब है। सेम आपको प्रोटेक्शन मिल रही है जो टाइगर को मिल रही है, पहली चीज। नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंडेमिक या पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा भी कुछ नहीं है। और बी एंड सी, ये भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, बट ऑब्वियस से कॉमन सेंस लगाएंगे तो ए ऑप्शन बन जाएगा। देन अगला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया, ये आपको साइंस वाले टॉपिक में कवर करवाया जाएगा, बट यस कहीं ना कहीं आप इसे एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये अप्रेजल कमेटी भी बनती है। बट इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कहां पर होगी, आपके उस वाले पार्ट में, लाइक साइंस वाले पार्ट में। देन इको सेंसिटिव जोन, ये कौन से एक्ट के अंडर आता है। इको सेंसिटिव जोन आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, yes that is there. The purpose of declaration of eco sensitive zone prohibit all human activities, सभी तो नहीं,
कुछ एक एक्टिविटीज आपके अलाउ की तो जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन का आंसर नीदर 1 नॉर 2 डी आंसर। तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, मैंने आपको जैसे बताया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है, दूसरी में सभी एक्टिविटीज के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड। अब ये पता नहीं किसने पीपीटी बनाई है, इसने सभी जो क्वेश्चंस हैं ये एक ही जगह डाल दिए हैं, जैसे आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह के। तो एक बार देख लेना, मतलब आपके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कुछ एक क्वेश्चन मिसिंग है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ लेना, कोई भी किताब को फॉलो करते हुए। और अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मिसिंग है तो डू लेट मी नो। आपको अगर उसका आंसर नहीं पता लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे से बात कर लेना, वी विल डिस्कस दैट। तो यहाँ पर ये 14वां आंसर क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर, लाइक ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो इसके अंडर थोड़ी था, क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल वगैरह उससे रिलेटेड था ये। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस इट इज। गंगा, नेशनल गंगा को हेड करता है आपके प्राइम मिनिस्टर, दैट इज देयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कल से हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट करना था, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और इसकी शुरुआत लाइक कब से हुई, इस सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि ब्रंटलैंड कमीशन एक आया था, इसकी रिपोर्ट आई थी आर कॉमन फ्यूचर। तो इससे फर्स्ट टाइम ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था, जिसका कहना था कि हम प्रेजेंट जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन की नीड के ऊपर कोई खतरा ना बने। मींस अगर मान लीजिए आपके पास अभी 100 रुपए हैं, इन 100 रुपए को आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि प्रेजेंट जनरेशन के पास एटलीस्ट इतना तो बना रहे या इससे ज्यादा हो। तो यहां पर हमें अपने करंट यूज पैटर्न को इस तरह से मॉड्यूल करना है, चेंज करना है, सो दैट आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब इसके लिए एग्जांपल देता हूं, धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई के 2 बच्चे थे, एक मुकेश एक अनिल। अब यह अनिल ने अनसस्टेनेबली अपनी जो वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट किया, जिसका रिजल्ट है आज की डेट में अनिल अंबानी बैंकरप्ट होना। मुकेश अंबानी ने अपने रिसोर्सेज को, ऑल्दो टेक्निकली बहुत गलत एग्जांपल है बट स्टिल आप समझिए कि वेल्थ के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, उनके लाइक क्या कर्म कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूं। तो आप ये समझिए कि मुकेश अंबानी ने अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो लाइक मुकेश अंबानी की जो फिलॉसफी है कि आज के रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके कल के ऊपर हम देखें कि लाइक क्या हम फ्यूचर जनरेशन को दे सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे गांधी जी ने एक मशहूर कोट कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। इसका मतलब ये है कि दुनिया में पर्याप्त चीजें हैं अगर आप अपनी नियत पे कंट्रोल रखें। अगर नियत पे कंट्रोल नहीं है तो जितना भी है वो भी कम है। और इसके अलावा एक और कोट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग टुडे is not what we have inherit from our forefather, it is something that we have borrowed from our future generation। मतलब जो आपको आज की दिन में रिसोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं, जो कोल मिल रहा है, जो हवा मिल रही है, ये वो नहीं है जो आपकी पुश्तों ने आपको गिफ्ट किया है एज लाइक हेरिडिटी की तरह। ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये हमने उधार लिया है, बोरो किया अपनी फ्यूचर जनरेशन से, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशन के लिए सजो के रखें, अच्छे से रखें। अब इसके साथ आप एक और चीज भी याद रख सकते हैं, गांधी जी का एक फिलॉसफी थी ट्रस्टीशिप की। तो गांधी जी ने यह कहा था कि भैया आप रिसोर्सेज को ओनरशिप ना लीजिए, आप ये समझिए कि आप रिसोर्सेज के ओनर नहीं है, आप महज उसके एक ट्रस्टी हैं कि आप सिर्फ आने वाली जनरेशन के बिहाफ पे इन रिसोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपके दिल में ये चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो गांधी जी की ये फिलॉसफी थी जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर यूज कर सकते हैं, एंड इट विल बी वंडरफुल। कहीं ना कहीं आप एथिकल एंगल भी इसमें ऐड कर देते हैं, इट्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर गांधी जी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे तो कहीं ना कहीं सभी के वेलफेयर के लिए जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा। अब अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो लोक कल्याण नीति यानी वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी। अब इसके लिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इसके लिए चाहिए रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को जब आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो इससे पोल्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं एक डिबेट आपकी जो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये जनरेट होती है। इसको समझेंगे कि कैसे हम एक मिडल पाथ, जो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मिडल पाथ को आप फॉलो कीजिए, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअल में यहां पर यही कहा जाता है कि अगर वेलफेयर ऑफ पीपल करना है तो इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसे यूज करोगे तो इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे। इसके अलावा जो अनसस्टेनेबल पैटर्न है, इसका एक मेजर कारण ये भी है कि जो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी है। अब लोगों को कंजम्पशन ज्यादा पसंद है, लाइक ईस्ट और वेस्ट के ब्लेंड के चक्कर में हमने ये देखा है कि वेस्टर्न टच हर जगह बहुत ज्यादा आ गया। कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये चीजें जो डेवलप हो रही हैं, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम देखते हैं किसकी, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नाउ इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है जो आपको हमेशा याद रखने की, पॉपुलेशन।
क्योंकि भैया पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आप इसके लिए थोड़ी चीजों को भी कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश करोगे। अब जैसे आपको पता होगा 7-8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, अब इसके लिए अगर थोड़े थोड़े रिसोर्सेज को भी यूज करोगे तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन जनरल अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर ये चीज आती है। देन डेवलपमेंट हम इस तरह से करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन टेक्निकल देख लीजिए, जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर में गिवन है। आने वाले लेक्चर में हम इस कमीशन के बारे में भी देखेंगे, इसमें तो नहीं पर्टिकुलरली, जब हम बात करेंगे अबाउट क्लाइमेट चेंज उस लेक्चर में मैंने डाल रखा है, बट कोशिश करूंगा कल के लेक्चर में इसे हम डाल दें। देन यहां पर आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट नीड्स हैं आपकी, उसको मीट करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आज की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इस तरह से फुलफिल करो कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, यानी उनके कॉन्सिक्वेंसेज को आप दिमाग में लेकर चलें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 3 पिलर है, वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर है, जहां पर आप इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। मींस डेवलपमेंट तो करनी है, बट उस डेवलपमेंट में क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, लाइक रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, रिसाइकलिंग और इन चीजों को हम प्रमोट करें। देन कम्स दी सोशल इंक्लूजन। अब ऐसा ना हो कि देयर शुड बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू पीपल, मतलब जो आपका सोशल जस्टिस हम कहते हैं ना, उस चीज को यहां पर प्रमोट करेंगे कि भैया सोशल इंक्लूजन मींस कि सबों का साथ सबों का विकास, सबका साथ सबका विकास होगा। तो मींस जो भी आपकी पॉपुलेशन हो, चाहे वो रिच है पुअर है, सभी को हम साथ लेके चलेंगे एंड सभी के अंदर जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी इक्वल। अब यहां आपको ये समझना होगा, इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। ये ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हाई करने के चक्कर में आप एनवायरमेंट को उजाड़ रहे हैं। जैसे कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप अगर बात करें लाइक जो आपका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं हम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एग्जांपल है, बिकॉज वहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन सभी चीजों के ऊपर हम फोकस करके आगे की तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके बाद हम इसके कुछ पैरामीटर के बारे में जानेंगे कल के लेक्चर में, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे का लेक्चर बना है। वंस अगेन कोशिश मेरी यही थी कि जो जो टॉपिक है आज के लेक्चर में मैंने मेंशन करे हो वो सभी कवर हो सके, उनसे ज्यादा ही करवा